फिरोज शाह को हमने अपने प्लान की सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था, चुनाचे उसे रुखसत कर दिया। हाशिम ने कहा कि वो दुबई टेलीफोन पर अपने दोस्त को खबर कर देगा कि वो जब्बार को उसकी बहन के हादसे के बारे में टेलीग्राम दे दे। 3 दिन के बाद झांसी के आर्मी एमुनिशन सप्लाई सेंटर से गोला बारूद ट्रकों में लोड किया जाना था। 2 दिन पहले हाशिम ने दुबई अपने दोस्त को टेलीफोन कर दिया। दूसरे रोज सुबह सुबह जब्बार को टेलीग्राम मौसूल हुआ कि उसकी बहन का कार में हादसा हो गया है और वो अस्पताल में है। जब्बार दोपहर की फ्लाइट से दुबई चला गया। अब हमारा मैदान साफ था। दूसरे रोज दिन के 10 बजे एमुनिशन सप्लाई सेंटर से असलहे के ट्रक लोड होने थे। कमांडो खालिद ने इस दौरान झांसी के एक माहिर और तजुर्बाकार एक्सप्लोसिव्स तैयार करने वाले मुजाहिद की मदद से एक ऐसा तावीज बम तैयार कर लिया था जिसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये तावीज रात के वक्त फिरोज शाह के हवाले कर दिया गया, जिसने उसे अपने बाजू पर बांध लिया। फिरोज शाह की घड़ी से हमने अपनी घड़ियां मिला ली। उसने बताया कि वो आमतौर पर दोपहर के 1 बजे ट्रक लोडिंग से फारिग हो जाता है। कमांडो खालिद ने कहा, तुम ठीक 1 बजे तावीज बम को असलहे के गोदाम के अंदर पेट्रोल के ड्रमों के दरमियान रख कर उसको ऊपर से दबा देना। फिरोज शाह ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूसरा दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। उस रोज हमारा मिशन कामयाब भी हो सकता था और नाकाम भी। उस रोज झांसी के शहरी एक कयामत खेज धमाका सुनने वाले थे और सारा शहर लरजने वाला था, और अगर किसी वजह से तावीज बम ब्लास्ट नहीं होता तो हमारा मिशन नाकाम भी हो सकता था। हम अपनी कामयाबी के लिए खुदा से दुआ मांग रहे थे। ठीक दिन के 9:30 बजे फिरोज शाह ने हाशिम के हाथ हमें ये पैगाम भेजा कि वो सप्लाई सेंटर जा रहा है और हर चीज अपने वक्त के मुताबिक अमल में आएगी। हमें क्या करना था ये भी हमने तय कर लिया हुआ था। अपने सुराग रसां जासूस ने हमें वो रास्ता बता दिया था जहां से असलहे से लदी हुई फौजी गाड़ियों को गुजरना था। हम उन 6-7 असलहे से भरी हुई गाड़ियों को भी रास्ते में उड़ा देना चाहते थे ताकि ये असलहा भी कश्मीर में तैनात मकबूजा इंडियन यूनिटों तक ना पहुंच सके। हमने टारगेट रजिस्टर कर रखा था कि हमें कहां घात लगाकर बैठना है। चुनाचे हम ठीक 10 बजे हाशिम के मकान से निकल खड़े हुए। सुराग रसा मुजाहिद हमारे साथ था। हम शहर से काफी दूर आ गए। यहाँ छोटे टीलों के दरमियान एक सड़क बल खाती गुजर रही थी। गोला बारूद और जदीद हथियारों से भरे हुए फौजी ट्रकों को इसी सड़क पर से गुजरना था। फिरोज शाह ने हमें बता दिया था कि फौजी गाड़ियां असलहा लेकर 12-12:30 बजे तक जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हो जाती हैं, लेकिन सिविलियन मजदूर 1 बजे तक असलहे के गोदाम में बक्स और क्रेट वगैरह को अपनी अपनी जगहों पर रखने के लिए वहीं रहते हैं। हमारे पास 6 हैंड ग्रेनेड थे, ऑटोमेटिक पिस्तौल और एक कमांडो चाकू था। स्टेन गन्ने वगैरह हमें नहीं मिल सकी थी। हैंड ग्रेनेड हमारे सुराग रसा मुजाहिद ने अपने एक खास आदमी के जरिए हासिल किए थे। मैं और कमांडो खालिद सिविलियन कपड़ों में थे। हमने सुराग रसा मुजाहिद को वापस भेज दिया और खुद टीले की ढलान पर झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। अभी फौजी गाड़ियों के आने में वक्त था। हमें मालूम था कि हमें क्या कुछ करना है। अगर तावीज बम में ऐन वक्त पर कोई फन्नी खराबी पैदा नहीं होती और फिरोज शाह दिन के 1 बजे उसे पेट्रोल ड्रमों के दरमियान रखने में कामयाब हो जाता है तो फिर 1.5 घंटे बाद यानी ठीक 2:30 बजे झांसी में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसको झांसी के शहरियों ने कभी नहीं सुना था। टीले की ढलान से हमें सड़क जरा नीचे साफ नजर आ रही थी। जहां हम घात लगाकर बैठे थे वहां पीछे थोड़े फासले पर सड़क टीले के पहलू से होकर सड़क का मोड़ घूमती हुई सामने आती थी। सड़क खाली पड़ी थी। जब से हम वहां घात लगाए बैठे थे सड़क पर से कोई सिविलियन गाड़ी, रक्षा या स्कूटर वगैरह नहीं गुजरा था। मालूम होता था कि जिस रोज यहाँ से फौजी गाड़ियां गुजरनी होती थी उस रोज चंद घंटों के लिए सड़क सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती थी। हमने सड़क के पहाड़ी मोड़ पर इसलिए पोजीशन ली थी कि मोड़ घूमने की वजह से फौजी गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाना यकीनी था। एन उस वक्त हमें हमला करना था। थोड़ी देर बाद हम अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते जब हमें महसूस हुआ कि फिरोज शाह के बयान के मुताबिक उस वक्त असलहा और जदीद हथियारों से लदी हुई फौजी गाड़ियां झांसी आर्मी सप्लाई सेंटर से रवाना हो चुकी होंगी। तो खालिद ने अपने प्लान के मुताबिक मुझे इशारा किया। मैं अपनी पोजीशन से उठकर 10 गज परे होकर एक दरख्त की आड़ लेकर बैठ गया। हम एक दूसरे से अब सिर्फ इशारों में बात करते थे। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। टाइम शेड्यूल के मुताबिक फौजी गाड़ियों को 5 मिनट बाद पहाड़ी का मोड़ काट कर नमूदार होना
होना था। एंड उस वक्त मुझे कमांडो खालिद ने खास इशारा किया। उसके साथ वो भी अपनी पोजीशन से उठकर 15 गज ऊपर चला गया। मैंने भी ऐसा ही किया। टीले पर झाड़ियां बहुत थीं। हम उनकी ओट में अच्छी तरह से छुपकर बैठे थे। हमारी आंखें अपनी दाएं जानिब उस जगह लगी हुई थीं जहां पहाड़ी सड़क मोड़ मुड़ती थी। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और 15 मिनट भी गुजर गए। फौजी गाड़ियों का कन्वॉय नमूदार हुआ। उसके बाद दूर से भारी ट्रक के इंजन की आवाज आई। कमांडो खालिद ने मुझे स्टैंड बाय का सिग्नल हाथ के इशारे से दिया। मैं पूरी तरह स्टैंड बाय था। 2 ग्रेनेड मेरे हाथ में थे। 2 ग्रेनेड मैंने अपने पास रखे हुए थे। हमारे पास यही मामूली धमाका खेज असलहा था, लेकिन चूंकि गाड़ियों में गोला बारूद लदा हुआ था, इसलिए यकीन था कि ये ग्रेनेड ट्रकों में फटकर एटम बम का काम करेंगे और उनके साथ ही ट्रकों में लदा हुआ गोला बारूद कयामत खेज धमाकों से फट पड़ेगा। मेरे कान फौजी ट्रक की आवाज पर लगे हुए थे। अब इस आवाज में दूसरी फौजी गाड़ियों की आवाज भी शामिल हो गई थी। थोड़ी ही देर में पहाड़ी के मोड़ पर एक फौजी जीप नमूदार हुई जिस पर मशीन गन लगी हुई थी। उसके पीछे फौजी ट्रक आने शुरू हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये कुल 6 फौजी ट्रक थे। इनमें से आगे के एक ट्रक पर तरपाल पड़ी हुई थी। पिछले 3 ट्रक तरपाल से ढके हुए नहीं थे। अगले 3 ट्रक कमांडो खालिद का टारगेट थे। पिछले 3 ट्रकों पर मैंने यके बाद दीगरे हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। 3 ट्रकों के दरमियान एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, लेकिन उस वक्त हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमारी निगाहें सिर्फ अपने अपने टारगेट पर थीं। मुझे ऊंचाई से ठीक टारगेट पर ग्रेनेड फेंकने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई थी। कमांडो खालिद के बारे में मुझे थोड़ा सा शक था। हर ट्रक के दरमियान थोड़ा फासला रखा गया था। पहाड़ी सड़क होने की वजह से फौजी ट्रकों की रफ्तार हल्की थी। मैंने अगले 3 ट्रक गुजर जाने दिए। एक ग्रेनेड मेरे एक हाथ में था, दूसरा ग्रेनेड मेरे दूसरे हाथ में था। जैसे ही चौथा ट्रक मेरे बिल्कुल सीध में नीचे से गुजरने लगा तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचा और उसे खास अंदाज और खास जाविये से ट्रक पर फेंक दिया। उसके साथ ही मैंने दूसरा ग्रेनेड दूसरे ट्रक पर फेंक दिया, मगर उससे पहले कमांडो खालिद अगले 3 ट्रकों में ग्रेनेड फेंक चुका था। अचानक 2 धमाके हुए। पहाड़ियां अपनी जगह से ऊपर नीचे हो गईं। फिर 3 और धमाके हुए। उसके साथ ही मैंने बाकी ग्रेनेड भी पेट के बल लेट कर नीचे फेंक दिए। अब सड़क पर एक बहुत कयामत खेज धमाका हुआ, जैसे एटम बम फट पड़ा हो। इस फौजी कैनवॉय के किसी एक ट्रक में इंतहाई धमाका खेज असलहा भरा हुआ था। उस धमाके ने कयामत का मंजर पेश कर दिया। सड़क पर हर तरफ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आदमियों की चीखों पुकार थी और ट्रकों का असलहा एक एक 2-2 सेकंड के बाद फट रहा था और लोहे के सुर्ख टुकड़े हमारे ऊपर से जन्नाटों के साथ निकल रहे थे। हम प्लान के मुताबिक टीले की ढलान पर एक तरफ को आगे पीछे दौड़े। खुदा जाने अगली जीप या पिछली जीप बच गई थी। ढलान पर मशीन गन का फायर आने लगा। हम एक दूसरे के आगे पीछे टीले के ऊपर जाने के बजाय दूसरी तरफ भाग रहे थे। गोलियां हमारे ऊपर से गुजर रही थी। असलहा और गोला बारूद के फटने से वहां कयामत का शोर था, जिसमें मशीन गन फायरिंग के धमाके अलग गूंज रहे थे, लेकिन हम उनकी पहुंच से दूर निकल आए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद मोटरसाइकिल लिए टीले की दूसरी जानिब एक जगह दरख्तों में खड़ा था। हमें दौड़ते हुए आता देखकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। कमांडो खालिद ने मोटरसाइकिल संभाला। मैं उसके पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद को वहां से अपने तौर पर एक जगह पहुंचना था। हम मोटरसाइकिल को तेजी से भगाए लिए जा रहे थे। कमांडो खालिद ने एक जगह मोटरसाइकिल खेत में खड़ी कर दी, जहां से सुराग रसा मुजाहिद ने आकर मोटरसाइकिल ले जानी थी। आगे शहर के मजाफात थे। धमाकों की आवाज बराबर आ रही थी, मगर अब छोटा असलहा फट रहा था। हम बड़े सुकून के साथ नॉर्मल अंदाज में चल रहे थे। मैंने घड़ी देखकर खालिद से कहा, सप्लाई सेंटर वाले धमाके में अभी 1 घंटा 20 मिनट रहते हैं। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा। हम एक लंबा चक्कर काट कर हाशिम के मकान में आ गए। हाशिम बैठक में हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। फौजी कैनवॉय की तबाही के धमाके उसने भी सुने थे। कहने लगा, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आप वाकई बड़े माहिर कमांडो हैं। हमने उसे कोई जवाब न दिया। ऊपर वाले चौबारे में चले आए। हाशिम हमारे पीछे पीछे आया। हमारे पास 2-2 हैंड ग्रेनेड बच गए थे। हमने 4 हैंड ग्रेनेड निकाल कर हाशिम को दे दिए। कमांडो खालिद ने उसे कहा, इन्हें किसी ऐसी जगह छुपा कर रख दो कि जरूरत पड़ने पर हमें मिल भी जाएं और अगर पुलिस यहाँ तलाशी भी ले तो उसे न मिलें। हाशिम ने 4 ग्रेनेड लेकर रुमाल में बांध कर रख लिए
लिए और कहने लगा, पहाड़ी वाला धमाका अभी तक नहीं हुआ, मुझे यकीन है फिरोज पहलवान ने अपना काम कर दिया होगा। खालिद ने कहा, अगर उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से पूरी कर दी है तो फिर 1.25 घंटे हमें धमाके का इंतजार करना पड़ेगा। हाशिम बोला, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। मैंने उसे कहा, कहाँ से चाय लाओगे? वो बोला, बाजार की नुक्कड़ पर एक होटल है, वहां से लाऊंगा। कमांडो खालिद ने कहा, इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है, हमें चाय नहीं चाहिए। हाशिम कहने लगा, तो फिर मैं यहीं चाय बनाता हूँ। चाय की तो मुझे भी सख्त तलब महसूस हो रही है, आपको भी चाय की सख्त जरूरत है। मकान की पहली मंजिल पर बावर्ची खाना था। हाशिम नीचे चला गया। हमने अपनी अपनी घड़ियों पर निगाह डाली। हम पर एक अजीब हैजान खेज कैफियत तारी थी। खालिद मुझसे कहने लगा, करमदाद, तुम्हारा क्या ख्याल है? फिरोज शाह ने बम ठीक जगह पर रख दिया होगा। मैंने कहा, आदमी अगरचे अनाड़ी है मगर उसे कोई खास टेक्निकल काम नहीं करना था। एक तावीज था जो उसने अपने बाजू के साथ बांध रखा था, बस उस तावीज को पेट्रोल के ड्रमों के दरमियान रख देना था। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक तो हमने गोला बारूद वाले फौजी कन्वॉय को उड़ा दिया है, अब थोड़ी देर बाद एमुनिशन सेंटर धमाके से उड़ गया तो फौज हमारी तलाश में सारे झांसी शहर को घेरे में ले लेगी और ऐन मुमकिन है कि हम पकड़े जाएं। जब मैंने खालिद के आगे इस खदशे का इजहार किया तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया। कहने लगा, ये तो मैंने भी सोचा था, भोपाल होता तो और बात थी, ये दूसरा शहर है, हम इस शहर के गली मोहल्लों से भी नावाकिफ हैं। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलकर शहर से दूर किसी जगह छुप जाना चाहिए। कमांडो खालिद जल्दी से उठा। उसने सीढ़ियों में जाकर हाशिम को आवाज दी। वो ऊपर आ गया। खालिद ने उसे मुमकिना खतरे से आगाह किया और कहा कि इस तरह उसके पकड़े जाने का भी डर है। हाशिम बोला, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन आपका सलामत रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरे साथ आइए। हमने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल और कमांडो चाकू जेबों में संभाले और हाशिम के साथ उसके मकान से निकल आए। उसका मकान, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, शहर से बाहर एक मामूली सा गरीबाना बस्ती में था। वहां से हम पैदल ही गुजर कर जब शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आए तो वहां 3 फौजी गाड़ियां बड़ी तेजी से गुजर गईं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, लगता है तुमने ऐन वक्त पर हम सबको बचा लिया है। हाशिम ने कहा, सड़क से उतरकर खेतों में आ जाएं। हम सड़क से उतरकर खेतों में से गुजरने लगे। खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। हाशिम हमें लेकर फसल की ओट में हो गया। हम उसके पीछे तेज तेज चल रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, अभी धमाके होने में काफी वक्त था। कमांडो खालिद ने हाशिम से कहा, शहर से बाहर अगर हम किसी जंगल में चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, किसी मकान वगैरह में छुपना ठीक नहीं है। हाशिम बोला, मैं आपको जंगल में ही लिए जा रहा हूँ। वस्ती भारत के घने जंगलों का सिलसिला एक तरह से बंबई की तरफ जाते हुए ग्वालियर ही से शुरू हो जाता है, लेकिन मगरबी जंगल झांसी के बाद ज्यादा घने होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे भोपाल से लेकर जुनूब में होशंगाबाद और नागपुर तक चले गए हैं। एक मकाम पर मंदिर की बड़ी इमारत सड़क किनारे आ गई। हाशिम ने वहां से मोटर रिक्शा लिया। हम तीनों फंस कर एक ही रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा एक तरफ को रवाना हो गया। हाशिम उसे गाइड कर रहा था। जब हम शहर से कई मील आगे भोपाल की जानिब आ गए तो हाशिम ने एक नदी के पुल पर पहुंचकर रिक्शे को फारिग कर दिया। हम नदी का पुल उबूर करके दूसरी तरफ दरख्तों झाड़ियों के दरमियान चलने लगे। आगे एक जंगलाती टीला था। हाशिम रुक गया। टीले की तरफ इशारा करके कहने लगा, यहाँ ऊपर किसी जमाने में एक हिंदू ठेकेदार ने अपनी वालिदा की समाधि बनाई थी और साथ ही अपने रहने के लिए एक कोठरी भी बनवाई थी। वो महीने में 4 दिन यहाँ अपनी माँ की समाधि पर आकर भजन कीर्तन किया करता था। उस हिंदू ठेकेदार के मरने के बाद ये समाधि वीरान हो गई। अब यहाँ कई बरस से कोई नहीं आया। आप लोग इस कोठरी में जितनी देर चाहें छुप कर रह सकते हैं, इस तरफ कोई नहीं आएगा। क्या ख्याल है? कमांडो खालिद ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं। टीला छोटा सा था। चढ़ाई चढ़ने के लिए ढलान पर एक तरफ उस मालदार हिंदू ने पत्थर की सीढ़ियां बनाई हुई थी जो अब ऊंची घास में छुप गई थी। हम सीढ़ियां चढ़कर टीले के ऊपर आ गए। टीले के ऊपर एक थोड़ी सी खुली जगह थी जहां दरमियान में एक समाधि थी। समाधि अब आप भी जान चुके होंगे कि क्या होती है। बाज हिंदू लोग अपने मुर्दों की कुछ हड्डियां या राख चिता से लाकर दफन कर देते हैं। उसके ऊपर बहुत छोटी सी बारादरी या सहदरी बना देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही किया गया था। वहीं एक तरफ खपरेल की ढलानी छत वाली एक कोठरी थी। छत एक तरफ से दीवार के साथ नीचे बैठ गई थी। कोठरी का दरवाजा भी गायब था। यहाँ से मगरिब की जानिब झांसी शहर की आबादी दूर से नजर आ रही थी। मैं और कमांडो खालिद उस आबादी की तरफ देखने लगे। वो कहने लगा, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि हमने टारगेट मार लिया है या हम अपने मिशन में नाकाम हो गए हैं। हाशिम कहने लगा, मैं शाम को आकर आपको सब कुछ बता दूंगा। आपके लिए खाना और चाय भी लेता आऊंगा।
ये जगह बड़ी महफूज है, इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं है। हाशिम हमें वहीं छोड़कर चला गया। हम एक एक मिनट बड़ी बेचैनी और तजस्सुस के आलम में गुजार रहे थे। कोठरी के बाहर समात के छोटे से चबूतरे पर बैठे शहर की तरफ मुसलसल देख रहे थे। अगर फिरोज शाह ने प्लान के मुताबिक सब काम किया था तो अभी कुछ देर में वहाँ जबरदस्त धमाका होने वाला था। हम बार बार अपनी घड़ियों को देखते। मैंने खालिद से पूछा, खालिद भाई, फिरोज शाह ने यही कहा था ना कि वो ठीक 1 बजे गोदाम में रख देगा? खालिद ने शहर की तरफ देखते हुए कहा तो यही था। मैंने कहा, इस हिसाब से तो धमाका होने में 15 मिनट रह गए हैं। खालिद ने अपनी घड़ी देखी और उठकर टहलने लगा, फिर बैठ गया और कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें इस हैजानी कैफियत से निकल आना चाहिए। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया है, अब आगे किस्मत का खेल है। धमाका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो एक बार फिर किसी दूसरी हिकमत अमली पर अमल करके कोशिश करेंगे। इतने में मुझे एक हल्का सा झटका लगा। ये झटका खालिद ने भी महसूस किया। उसके साथ ही ऐसी आवाज आई जैसे दूर कहीं कोई आतिश फिशां पहाड़ फट गया हो। हमारी निगाहें बेख्तियार शहर की तरफ उठ गईं। दिन का वक्त था। शहर की तरफ एक जानिब धुएं के बादल उठकर आसमान की तरफ जा रहे थे। कमांडो खालिद ने बेख्तियार मुझे गले लगा लिया। करमदाद, हमने टारगेट मार लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कमांडो खालिद वहीं खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गया। शहर की तरफ से परिंदों के गोल शोर मचाते जंगल की तरफ उड़ते चले आ रहे थे। धमाके की लर्जिश से जंगल में दरख्तों के परिंदे भी शोर मचाते उड़ गए थे। कमांडो खालिद और मैं मुसलसल शहर की आबादी के ऊपर धुएं के बादलों को देख रहे थे। किसी किसी वक्त स्याह धुएं में बिजली सी चमक जाती थी। ये फटने वाले मुख्तलिफ असलहे की चमक थी। धुएं के बादल शहर के ऊपर काफी बुलंदी पर जाकर मौल्लक हो गए थे। कमांडो खालिद ने धुएं के बादलों को देखकर कहा, करमदाद, कहीं इस एमुनिशन सेंटर में इंडियन आर्मी ने कोई न्यूक्लियर मटेरियल तो नहीं रखा हुआ? धुएं की ये छतरी मुझे बिल्कुल एटम बम के धमाके के बाद की छतरी लगती है। मैंने कहा, नहीं खालिद भाई, ऐसी बात होती तो इस वक्त सारा शहर आग की लपेट में होता और हम भी यहाँ जिंदा सलामत ना होते। ये इंतहाई ताकतवर बारूद के फटने की वजह से है। मैंने खालिद से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि उस तरफ कोई फौज या पुलिस की गाड़ी तो नहीं आई। मैं टीले से उतरकर दरख्तों में से गुजरता उस जगह आ गया जहाँ दूर से खेत और खेतों के पार शहर को जाती सड़क नजर आ रही थी। सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे लोगों में कुछ अफरा तफरी सी है। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी आ रही थी। खेत खाली पड़े थे, अभी तक उस तरफ कोई नहीं आया था। फौज ने जरूर शहर को मुहासरे में ले लिया होगा। मैं वापस खालिद के पास आ गया। उसने पूछा, कोई खास बात? मैंने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमें यहाँ अब रुकना नहीं चाहिए। देखा जाए तो हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फौज के एमुनिशन सप्लाई सेंटर में इतनी जबरदस्त तबाही हुई है, फौजी कन्वॉय उड़ गया है। फौज और पुलिस आराम से तो नहीं बैठेगी। कमांडो खालिद ने जरा सोचकर कहा, अगर हम उस वक्त निकल जाते जिस वक्त हाशिम हमें लेकर इस तरफ आया था तो ठीक होता। अब खतरा है कि झांसी भोपाल रोड पर मिलिट्री पुलिस आ गई होगी, तो फिर इस जगह कब तक बैठे रहेंगे? मेरे सवाल के जवाब में कमांडो खालिद ने कहा, हमें अब हालात के मामूल पर आने तक इसी जगह रहना चाहिए। दानिशमंदी का यही तकाजा है। इस वक्त निकलने में पकड़े जाने का खदशा ज्यादा है। मैंने कहा, खालिद, मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारा यहाँ ज्यादा देर तक बैठे रहना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरी राय यही है कि हम आज ही रात के अंधेरे में यहाँ से भोपाल की तरफ चल पड़ते हैं। हम झांसी भोपाल रोड को छोड़कर खेतों, मैदानों और जंगल में से होते हुए खतरे के इलाके से निकल सकते हैं। कमांडो खालिद बोला, हम भटक भी सकते हैं, मुझे रास्ते का इल्म नहीं है। यही हो सकता है कि हाशिम रात को आए तो उससे हालात मालूम किए जाएं, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। सूरज गुरूब होने लगा। हम टीले पर कोठरी के बाहर ही बैठे, कभी बातें करते, कभी टहलते और कभी शहर की आबादी की तरफ देखते। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो हाशिम का इंतजार शुरू हो गया। उसने कहा कि वो अंधेरा होते ही आ जाएगा, हो सकता है वो जल्दी आ जाए। वो भी हमें धमाके के रद्द-ए-अमल और पुलिस और फौज की सरगर्मियों के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल बताने को बेताब होगा। अभी सूरज गुरूब हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि हाशिम आ गया। वो हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लाया था। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि टीले का सप्लाई सेंटर सारा उड़ गया है। टीले के इर्द गिर्द की पहाड़ियों में भी आग लगी है। शहर में पुलिस और फौज आ गई है। सप्लाई सेंटर के इलाके में फौज ने कर्फ्यू लगा दिया है। जब हमने उसे बताया कि हम रात को वहां से भोपाल की तरफ निकल जाना चाहते हैं तो उसने कहा, भोपाल झांसी रोड पर तो फौज जगह जगह पर मौजूद है। खालिद ने कहा कि हम जंगल में से गुजर कर जा सकते हैं। हाशिम सोचने लगा, जंगल रात के वक्त इंसान का जानी दुश्मन बन जाता है और फिर जंगल में रास्ते की समत को बरकरार रखना नामुमकिन होता है। मेरा ख्याल है आप 2-1 रोज यहीं ठहरें, उसके बाद बेशक निकल जाएं। मैंने
खालिद की तरफ देखा। उसने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है। मैंने कहा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि हम यहाँ महफूज होंगे और उस तरफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का ध्यान नहीं जाएगा। इंटेलिजेंस के आदमी उस सारे इलाके में फैल गए होंगे। खालिद ने कहा, करमदाद, यहाँ से निकलने में भी तो खतरा है, यहाँ से निकलना भी तो अब महफूज नहीं रहा। आखिर यही फैसला हुआ कि हम लोग उसी टीले वाली कोठरी में ही उस वक्त तक रूपोश रहेंगे जब तक कि हाशिम हमें आकर हालात के मामूल पर आने या कशीदगी जरा कम हो जाने की इत्तला नहीं देता। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। हाशिम कुछ देर हमारे पास बैठा रहा। जब रात गहरी होने लगी तो वो दूसरे रोज दोपहर का आने का कहकर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।